Hello, my dear students. Welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. As you are familiar, we were discussing the chapter Sectors of Indian Economy, 10th Standard Economics chapter. We have we were discussing how the family members are working in the field, although there's no need of so much labor, but still. Okay, so this type of employment also known as underemployment और disguised un छुपी हुई जिसको हम लोग कहते हैं बेरोजगारी जिसका पता नहीं चलता वो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अब इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट को ओके कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए अंडर एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में चल रही है उसको रिमूव किया जाए देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल बहुत से लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड नहीं हैं इन वट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्या कोई एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है फॉर पीपल लेट अस लुक एट सम ऑफ देम अब इनमें से कुछ एक के बारे में देखें टेक द केस ऑफ लक्ष्मी यहाँ पे हम लोग लक्ष्मी का केस डिस्कस करने जा रहे हैं लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टर प्लॉट अनइरिगेटेड लैंड लक्ष्मी का एक प्लॉट है 2 हेक्टर्स का अनइरिगेटेड है ओके गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन गवर्नमेंट कुछ पैसा दे सकती है या बैंक कुछ लोन उनको दे सकते हैं ओके अनइरिगेटेड लैंड हेयर यू अंडरस्टैंड कि इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है ओके ट्यूबवेल वगैरह ये जो है वेल कंस्ट्रक्शन के लिए वो लोन ताकि इरिगेशन हो सके प्रॉपरली शी इज़ टोटली डिपेंडेबल ऑन द रेन बारिश के ऊपर ही है हो जाए तो रेन अब उसको इरिगेशन के लिए वेल लगवाना है एक कुआं कंस्ट्रक्ट करवाना है और उसको लॉन चाहिए ठीक है ताकि अपनी फैमिली और जो उनका फील्ड है उसको इरिगेट कर सके लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट तब जब वो कुआं लग जाएगा तब वो अपनी लैंड को इरिगेट सिंचाई कर पाएगी एंड हर लैंड टेक सेकेंड क्रॉप और साल में 2 क्रॉप्स हो सकती हैं फिर इस तरह से ओके वीट वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन ओके वीट आपको पता है कब सोइंग होती है इसकी दैट इज़ एंड ऑफ द अक्टूबर वीट की और बिगनिंग ऑफ द नवंबर ओके ये स्टार्ट होती है और ये इस तरह से लेट्स सपोज आप सपोज कीजिए हेलो सो वी वर डिस्कसिंग दैट रबी क्रॉप wheat which is sown in the month of sowing of the rabi crop is in the month end of October or beginning of November it is harvested in the mid of April or by the end of April this is known as rabi crop okay wheat can provide employment to 2 people 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है 50 डेज़ के लिए मीन्स 10 डेज़ लेस देन 2 मंथ्स 2 मंथ्स में 60 हो गए ओके 50 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है वाटरिंग फर्टिलाइज़र ये एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई सारा सो 2 और मोर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर फील्ड 2 मेंबर ठीक है खेती में होने ज़रूरी हैं उसके बट 2 से ज़्यादा नहीं ज़रूरत है नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ अब सपोज कीजिए कि गांव में एक नया डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है या कैनल बन रही है ठीक है
आसपास के फील्ड को इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाने के लिए ये कैनल्स नहरें बन रही हैं, तो वहाँ पे ये लोग जो है एम्प्लॉयड हो जाते हैं। दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस तरह से बहुत सा रोज़गार जनरेट हो सकता है विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर ही, इट सेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इस तरह से जो प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट की वो दूर हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स अब सपोज कीजिए कि लक्ष्मी और दूसरे फार्मर्स जो हैं वो क्या है, प्रोड्यूस मच मोर। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब ये मान लीजिए कि लक्ष्मी और दूसरे फार्मर जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, पैदावार यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हैं पहले से ज़्यादा। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल, तो जब पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितना वो कंज्यूम करना चाहते हैं वो क्या होगा, बच जाएगी तो सेल, बेचेंगे सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ। दे मे बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट, और बेचने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन लेके जानी, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। देयर प्रोडक्ट टू बी टू अ नियर बाय टाउन, एक साथ के ही शहर में वो अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन, अगर गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करती है, एंड स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स की स्टोरेज में खर्च करती है, और मेक्स बेटर रूरल रोड्स, और गांव की सड़कों को भी बहुत अच्छा बनाती है, सो दैट मिनी ट्रक रीच एवरीवेयर सेवरल फार्मर लाइक। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट कर देती है, फैसिलिटी दे देती है, रोड्स बना देती है, मिनी ट्रक्स दे देती है, जो कि छोटे छोटे गांव तक पहुंचने भी इजी हैं, और ये जो है प्रोडक्ट नियर बाय शहरों में भी बिक जाएगा इजीली। एवरीवन सेवरल एवरीवेयर, हर तरफ क्या है, सेवरल फार्मर लाइक लक्ष्मी के जैसे बहुत। हाँ जी बेटा जी। सो ये जो है लक्ष्मी और दूसरे छोटे फार्मर्स जो हैं वो असेस टू वाटर, ठीक है, डैम बनने से, कैनल बनने से एक तो पानी उनके खेतों को मिल जाएगा, इरिगेशन अच्छी हो जाएगी, कैन कंटिन्यू टू ग्रो, और वो लगातार फील्ड में ग्रो कर सकते हैं कोई ना कोई चीज़ें, और जब लगातार ग्रो होंगी तो ऑब्वियसली सेल भी होंगी, बिकेंगी भी हैं। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी। नॉट जस्ट फार्मर को ही नहीं मिलेगी, बहुत से नए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, सामान जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में बेचना है, लेके जाना है, तो ऑब्वियसली जो सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, इन लोगों को और ज़्यादा जॉब्स मिलेगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बढ़ेंगे। ओके, लक्ष्मीज़ नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर। अब लक्ष्मी की ज़रूरत पानी तक ही नहीं है टू कल्टिवेट द लैंड को कल्टिवेट ही नहीं करना है। शी ऑल्सो नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। अब उसको क्या चाहिए, खेतों की सिंचाई के लिए पानी ही नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, खादें चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जिसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में तो सबसे पहले ट्रैक्टर ही हो गया, ठीक है बेटा, ट्रैक्टर्स वगैरह उसको चाहिए खेतों की जुताई के लिए, ये सारा, सो इक्विपमेंट्स ये सारी हैं उसको चाहिए। एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर। बीइंग अ पुअर फार्मर, वो क्योंकि गरीब फार्मर है, वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती, सो शी विल हैव टू बोरो मनी। अब इसके लिए उसको मनी लेंडर से, साहूकार से पैसा उधार लेना पड़ता है। बोरो मीन्स उधार लेना पड़ता है पैसा। एंड पे अ हाई, और उसको हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है इसके लिए।
इफ़ द लोकल बैंक, अगर कोऑपरेटिव बैंक या लोकल बैंक खुल जाते हैं, उसको लोन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एक उपयुक्त ब्याज की दर पर, शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम, और वो हर चीज़ टाइम पे खरीद लेगी, ठीक है, कल्टीवेट कर लेगी अपनी लैंड को अच्छी तरह से। इसका मतलब ये है कि अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें एग्रीकल्चर, क्रेडिट के चीप एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रेडिट होना, पैसा एक सस्ती ब्याज दर पर मिलना बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, ताकि अपनी खेती बाड़ी वो अच्छे से कर सकें और खेती बाड़ी को अपनी इम्प्रूव भी कर सकें ज़्यादा उधार। अगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेंगे पैसा, तो कितना पैसा तो उनका ब्याज चुकाने में लग जाएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट होएगा। ये हम लोग जो हैं चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट्स में भी आगे रीड करेंगे। अनदर वे बाय विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, और भी है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई, promote and locate industries and services in the semi rural एरिया में पहले आइडेंटिफाई करने हैं प्रॉब्लम कहाँ पे कौन सी है, ओके। फर्स्टली वह क्या है, व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे है, और जहाँ पे जो इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है वो कोशिश करनी सेटअप करने की, स्पेशली सेमी रूरल एरिया के आसपास, ताकि नंबर ऑफ़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ओके। जब भी फार्मिंग का ऑफ सीज़न होता है, ओके, तो वो इन इंडस्ट्री में काम कर सके। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर, चिकपी, ओके, ये दालें हैं, अरहर की दाल और चने की दाल, चने, ओके, चिकपी। सो चने आप समझ लो, ये ग्रो करने का डिसाइड करते हैं। सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज सेल इन द सिटी। तो जब जहाँ जहाँ पे भी पल्सेस की क्रॉप हो रही है, वहाँ पे आस पास क्या है, सेटिंग अप अ दाल मिल को सेट कर देना चाहिए, ताकि वो जो है दाल को प्रोक्योर करें और आस पास के शहरों में बेच दें, ओके। ओपनिंग, सो ये है ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, ये एक कोल्ड स्टोरेज खोलना कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर को एक बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट लाइक पोटैटोज़ को, ऑनियंस को, ओके, सेल करने का गुड प्राइसेस पे। विलेजेस में नियर फॉरेस्ट एरिया के पास जो विलेजेस हैं, वहाँ पे हनी कलेक्शन सेंटर होने चाहिए। मधुमक्खियों से आपको पता है फार्मर्स या ट्राइबल पीपल जो हैं वो हनी कलेक्ट करते हैं, तो हनी कलेक्शन सेंटर वहाँ पे होने चाहिए, वेयर फार्मर कैन कम, जहाँ पे फार्मर खुद आए और अपनी वाइल्ड हनी को सेल करें जो फॉरेस्ट से उन्होंने इकट्ठी की है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ये तभी संभव है जब ये फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप हो। प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, प्रोसेस पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमेटो, फ्रूट्स, ये इस तरह से हम लोग जो है आउटसाइड बाहर सेल कर सकें। दिस विल प्रोवाइड, और इस तरह से ये सेंटर साथ साथ कोल्ड स्टोरेज हो गया, दाल जो भी है सेंटर साथ साथ खुल जाए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दिस विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द सेमी रूरल एरियाज। सेमी रूरल मतलब जो ना पूरी तरह से गांव हैं और ना ही शहर बने हैं, नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेक्टर, ज़्यादातर अर्बन सेक्टर नहीं है, ओके। What group of people do you think are unemployed? आपके आसपास आप खुद ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि आपके आसपास कौन से लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं आपके एरिया में। क्या आप देखोगे, मेजर करोगे आप। डू यू नो दैट इंडिया में जो है 46.9% जो है
46.9% ऑफ पॉपुलेशन जो है बिलोंग टू द एज ऑफ 5 to 29 ईयर, 5 से लेकर 29 ईयर तक बिलोंग करती है ये। इसमें से आउट ऑफ दिस जो ओनली 52% आर अटेंडिंग। हेलो, yes beta, we were discussing that in India 46.9% जो है population that belong to the age group of 5 to 29, ओके। और out of this इसमें से भी only 52% जो है अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझिए ना बेटा कि 5 to 29 की एज ग्रुप में से 52% बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द रेस्ट आर नॉट, दे मे बी एट होम। बाकी आप समझ लो या तो मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, बाल मजदूरी या फिर चाइल्ड लेबर, या फिर वो घरों में ही काम कर रहे हैं। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ कंट्री। सो लेबरर्स हैं, इफ़ दीज चिल्ड्रन आर नॉट टू अटेंड स्कूल, अगर ये बच्चे स्कूल नहीं अटेंड करें हैं, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स। अगर यही बच्चे सपोज कर लो कि स्कूल आ जाए सारे के सारे, कौन से 5 to 29 की एज के बच्चे, ओके, जो 48% नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने यही किया ना कि 52% इसमें से पढ़ रहे हैं, ओके। अगर सपोज करो कि बच्चे ये सारे के सारे स्कूल जाना स्टार्ट कर दें, तो और स्कूल की बिल्डिंग्स बनेगी, इसके लिए लेबर चाहिए काम। जब स्कूल बन जाएगा तो टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए, और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर मीन्स टीचिंग स्टाफ, और नॉन टीचिंग पियोन वगैरह, और के और क्लरिकल डिपार्टमेंट हो गया, फी का दूसरा सारा। सो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। स्टडी कंडक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 lakhs जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है उसका एस्टिमेट क्या है कि इंडिया में खाली एजुकेशन सेक्टर में ही 20 lakhs जॉब्स क्रिएट की जा सकती है। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम लोग हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करें तो क्या है, वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा। हमें बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर को भी जॉब पे रखें रूरल एरिया में स्पेशली, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी उनके लिए, ओके बेटा। सो नेक्स्ट है, दीज आर सम वेज, ये कुछ एक तरीके हैं बताए गए जिससे हम लोग जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, और इस तरह से जितनी जॉब्स होंगी, जितने वर्किंग होंगे, उतना ज़्यादा कंट्री क्या है, डेवलप होगा। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल, हर स्टेट में पोटेंशियल है, हर रीजन में एक पोटेंशियल है अपनी इनकम इंक्रीज़ करने का। हम सब में है बेटा, हम अच्छे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, मेहनत करें, और कुछ ना कुछ रास्ते जनरेट करते रहें इनकम के बढ़िया से, ओके। सो इसी तरह से हर एक में पोटेंशियल है, हर सेक्टर में है इनकम को जनरेट, एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल। इट कुड बी टूरिज़्म, इंडिया में स्पेशली टूरिज़्म बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। हम लोगों ने इतना, इंडिया ने अभी ध्यान नहीं दिया। दिस इज़ द बेस्ट, आई वांट टू कोट हियर एग्जांपल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है ये आपको पता होगा यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है, और ये देखो एक रिच कंट्री कैसे बना है, ओनली टूरिज़्म के बेस पे है, ठीक है। हमारी हिंदी मूवी की शूटिंग पे तो कितनी सारी होती है। सो टूरिज़्म अकेला ही ये कंट्री को रिच बना सकता है, डेवलप। यहाँ पे भी जॉब्स, होटल वगैरह खुलेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ पे, और कितनी क्राफ्ट इंडस्ट्री फिर चल पड़ती है, सामान कितना बिकता है, वी कांट इमेजिन इवन, सोच के देखिए, ठीक है। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न होल इंडिया में टूरिज़्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज से चलेंगी, न्यू सर्विसेज लाइक आईटी में बहुत सी हैं,
सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग। अब इनमें से कुछ की प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सपोर्ट ज़रूरी, फ्रॉम फॉर एग्जांपल the same study by planning commission says that if tourism as a sector is improved, अगर टूरिज़म एज अ सेक्टर इम्प्रूव कर लिया जाए, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा एक एम्प्लॉयमेंट सबको मिल जाएगी, मोर देन 35 लाख। ओके बेटा, अगर टूरिज़म को ही खाली डेवलप कर लिया जाए तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी? कम से कम 35 लाख पीपल को। ओके, इस तरह से मिल जाएगी। Getting my thing? We must realize some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. अब हमने डिस्कस कर दिया, बोल दिया, रातों रात तो कुछ इम्प्लीमेंट हो नहीं था ना, बहुत लंबा टाइम लगता है टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने को, ठीक है, पूरा बनाने को। शॉर्ट टर्म कुछ एक होती है, बट कुछ एक के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती है। रिकॉग्नाइजिंग दिस, इसको पहचानने में द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। ठीक है, गवर्नमेंट जो है राइट टू वर्क इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, एंड देन एक्सटेंडेड टू एन एडिशन, एक एडिशन में एक्सटेंड किया है इन्होंने राइट टू वर्क, सबको क्या है, काम करने का राइट। डिस्ट्रिक्ट रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट इन रूरल एरिया ब्रॉट अंडर द एक्ट 1 अप्रैल 2008। अब ये कौन सा था राइट टू वर्क के अंदर में आया? अप्रैल क्या है, 1 अप्रैल 2008। सो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005। ओके, ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ। हु आर एबल टू वर्क आर इन नीड ऑफ वर्क, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं और काम करने के एबल योग्य हैं उनको क्या है, काम प्रोवाइड करवाया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट देगी। अगर गवर्नमेंट उनको रोज़गार नहीं देगी तो घर बैठे बैठे उनको 100 डेज़ की, ठीक है, 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इफ़ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है फेल्स, पूरी तरह फेल हो जाती है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, तो उनको अलाउंस, उस जिसको हम लोग कहते हैं भत्ता या सैलरी, 100 डेज़ के वेजेस उनको घर बैठे ही मिलेंगे, ताकि द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प इन इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये जो है प्रोडक्शन इंक्रीज करे ताकि फ्यूचर में ये है लैंड विल बी प्रेफरेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के। अब ये है व्हाट डू यू थिंक नरेगा 2005 इज़ रेफर्ड एज राइट टू वर्क, ठीक है, ये राइट टू वर्क यानी कि काम का हक है, सबको अधिकार ये दिया गया है, जो भी काम करने के योग्य हैं या जो करना चाहते हैं उनको काम दिलवाया जाएगा गवर्नमेंट की। इमेजिन, ये आपने क्वेश्चन बेटा सारे सॉल्व करने हैं, बट स्टिल आपसे नहीं होते हैं तो सेंड इन कमेंट सेक्शन। अब ए डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सेक्टर्स की डिवीज़न है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड को आप सिंपल ये मान लो गवर्नमेंट जॉब, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट, मैं दोबारा कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर भी आपको याद नहीं होना, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब गवर्नमेंट जॉब आप समझ लो, और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब समझ लो प्राइवेट जॉब। अब अपने आसपास देखो गवर्नमेंट जॉब वाले कैसी उनकी ज़िंदगी है, गवर्नमेंट जॉब वाले कैसे कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब वालों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से करते हैं क्रैमिंग के बिना। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब वालों की यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों की सैलरी बहुत हाई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ी लो होती है आजकल, ठीक है। जो हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ी हैंडसम सैलरी मिल रही है, बहुत हाई सैलरी मिल रही है, बट हाईली एजुकेटेड हों, ओके, स्किल्ड या ट्रेंड हो।
अदरवाइज़ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसको बेटा प्राइवेट पब्लिक मैंने बोल दिया, आपको समझ नहीं आएगा। गवर्नमेंट जॉब को हम लोग पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, ओके आपके। और अनऑर्गेनाइज्ड को हम लोग प्राइवेट, ओके, प्राइवेट भी बोलते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसका, ज़मीन आसमान का, क्योंकि इनमें। हाँ जी बेटा जी। सो ये जो है एक्टिविटी इकोनॉमी में क्लासिफाई की गई है। लुक्स द वे पीपल एम्प्लॉयड, ये है कि लोग जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं जॉब, तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे है। यहाँ पे कांता का एग्जांपल है। कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है, वो अटेंड करती है ऑफिस 9:30 पे ऑफिस पे जाती है और 5:30 इवनिंग तक वो काम करती है, ओके बेटा। और ये जो है 5:32 शी गेट्स रेगुलर सैलरी उसको मिलती है रेगुलरली, हर महीने के एंड में मिल जाती है। इन एडिशन सैलरी के अलावा के साथ भी उसको क्या है, प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने रूल है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली पीएफ जिसको प्रोविडेंट फंड मिलता है। शी गेट्स मेडिकल एंड अदर, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी उसको, और दूसरे अलाउंस यानी कि भत्ते भी। कांता डजेंट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, संडे और दूसरे जो गजटेड हॉलीडेज़ हैं उसमें उसको छुट्टियां मिलती हैं। व्हेन शी ज्वाइन, और ये कुछ भी काम करती है पेड छुट्टियां, यानी कि जो भी छुट्टियां हैं उसके पैसे नहीं काटे जाते हैं, उसको मिलती हैं जो भी छुट्टियां होती है। व्हेन शी ज्वाइन शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट, और जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिली थी, शेयरिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क, सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसने शेयर किए थे। कमल इज़ कांताज नेबर, कमल जो है वो कांता का पड़ोसी है। ही इज़ अ डेली वेज लेबरर, ठीक है, वो दिहाड़ी की मजदूरी करता है। इन नियर बाय ग्रोसरी शॉप, पास में ही एक किराना शॉप है वहाँ पे, ओके। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30, वो 7:30 को शॉप पे जाता है मॉर्निंग को, और रात को 8 बजे तक काम करता रहता है। वर्किंग आवर देख लो, कांता के कितने थे आपने नोटिस किया, 9:30 to 5:30, ओके। टोटल वर्किंग आवर देख लो कितने हैं। और ये बेचारा कितना है, सुबह 7:30 से जा रहा है और रात को 12 घंटे के करीब हो गया, ओके, हाफ एन आवर लेस इवनिंग तक काम कर रहा है। उसको सैलरी भी कम है, दूसरे भी जो अलाउंस है वो सारे नहीं मिल रहे हैं उसको, और नॉट पेड फॉर द डेज ही डजंट वर्क, संडे वगैरह छुट्टी नहीं, और जिस दिन वो नहीं आता है तो उसको उसके पैसे भी नहीं, उसकी सैलरी कट जाती है और उसको कोई छुट्टियां नहीं मिलती, नो लीव नो पेड हॉलीडेज़, जैसे वहाँ पे संडे मिलते हैं या दूसरी छुट्टियां जितनी भी होती है गस्टेड हॉलीडेज़, कांता को सारे मिल रहे हैं, बट कमल को कोई भी छुट्टियां नहीं मिल रही। कोई भी अगर वो छुट्टी करता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, ओके। फॉर्मल लेटर उसको एक दी गई एम्प्लॉयमेंट। अब ये है ही कैन आस्क टू लीव एनी, उसको कभी भी उसका एम्प्लॉयर मालिक जो है नौकरी से बाहर निकाल सकता है। ये प्राइवेट या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, समझ लगी। अब कांता जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एंटरप्राइज प्लेस वर्क, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली है। अशोर्ड पक्का काम है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, और अलग अलग लॉज जो बने हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे के सारे, ठीक है, ये हैं। ये जो हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर आप कह लो या पब्लिक सेक्टर कह लो, ये हैं। यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेसेस चलते हैं सारे के सारे। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड,
बहुत से लोग जो हैं इसमें आप पता है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, सो नहीं है। बट ये जो हैं may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rule regulation. बहुत से जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर काम नहीं करते, बट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड करना पड़ता है और वही रूल फॉलो करते हैं वो। वर्कर्स जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, खास करके गवर्नमेंट जॉब में वंस दे आर अपॉइंटेड तो 60 की एज तक उनकी क्या है, जॉब सिक्योर है। 60 ईयर्स के बाद उनकी रिटायरमेंट, कुछ एक में 58 ईयर है, ठीक है, 58 ईयर तक है कुछ एक में। सो ये जो है ओके, कुछ एक में है 58 ईयर, कुछ एक में है 60 ईयर में एम्प्लॉयमेंट, तब तक उनकी जॉब सिक्योर है, जब तक कोई बड़ा क्राइम या स्कैंडल ना हो जाए। उनको जॉब से कोई सस्पेंड निकाल नहीं सकता, मीन्स जॉब सिक्योरिटी। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, उनको कोई भी निकाल सकते हैं। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर है, इतने से इतने घंटे आपने काम करना है। ओके, पेड ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम लगता है तो उसके पैसे मिलते हैं, उनको बेनिफिट्स और बहुत से दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। लीव, ठीक है, पेड लीव ले ले तो उसके पैसे, पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ की पेमेंट मिलती है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, ये सारे के सारे उसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलते हैं। और मेडिकल बेनिफिट तक उनको मिलते हैं लॉज जो गवर्नमेंट के बने हैं उनके अंडर रह के, ठीक है। फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग का बड़ा कंजीनियंस और अच्छा होता है। व्हेन दे रिटायर, वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है बहुत से सेक्टर्स में। इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट, मतलब इसके विपरीत कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है, जिसको हम लोग प्राइवेट जॉब कह लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो स्कैटर्ड छोटा सा एक यूनिट है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं है, रूल्स रेगुलेशन भी नहीं फॉलो कर रहे ये गवर्नमेंट के, जॉब्स जो हैं वो भी लो पेड हैं, रेगुलर नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम की, हॉलीडेज़ की पेड नहीं है, लीव तक नहीं ले सकता, बंदा बीमार है तो नहीं, अगर वो छुट्टी लेता भी तो पैसे काट लेते हैं, और एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी भी नहीं है, जब चाहे वो 1 महीने का नोटिस या ऐसे ही बाहर नौकरी से कर सकते हैं। पीपल जो हैं उनको विदाउट रीज़न छुट्टी नहीं अगर लेनी है तो पैसे कटेंगे। और सीजन्स जो हैं कुछ एक में, जैसे कि काम नहीं है तो कईयों को निकाल ही देते हैं जब जब ना हो। सो ये पूरी की पूरी मर्ज़ी किसकी है, विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर की मर्ज़ी पे सब चलता है। बहुत से हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन ड्यूरिंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट। बहुत से हैं छोटी मोटी जो काम करते हैं या गलियों में सामान, ये ऐसे ही हैं, ठीक है, लेबरर्स या दिहाड़ी पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you understood the topic very well, but still you are getting any problem, send me your problem in comment section.